उद्देश्य है इसका? देश में जाति जनगणना की मांग को और धारदार बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, इस आंदोलन को फिर से कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए आज हम लोग इस कुंडल की पावन धरती पर आम सभा का हम सब साथियों ने मिलकर एक आयोजन किया है। बहुत जल्द मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने एक सम्मेलन आयोजित करने पर चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं, और जो प्रस्ताव यहाँ से पारित होगी उससे हम सब साथी आपको अवगत कराएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या कुछ लेकर के आप लोग चले हैं? टीम जनहित अभियान वर्षों से इस अभियान को चलाती आ रही है कि देश में जाति जनगणना हो। टीम जनहित के सार्थक प्रयास के कारण ही बिहार सरकार जातीय गणना कराई, परंतु जो आरक्षण की पॉलिसी बनी सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया। पार्टियां चुप बैठी पड़ी हुई हैं, किसी को आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है सिर्फ वोट के अलावा। इस बार जनहित अभियान की प्रयास होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जाति जनगणना के सवाल को, आरक्षण के सवाल को सीधा वोटर से कनेक्ट करने की, जिसके लिए हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे। तमाम तरह की उस पर चर्चाएं होंगी, लोगों के साथ संवाद होगा, और एक बड़ी टीम की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। संगठन पर हम लोग बात करेंगे, अभी इसका विस्तार करेंगे। अभी 2 दिन हम लोगों की चिंतन शिविर भी इस मुजफ्फरपुर में चलेगी। उसके बाद जो निर्णय होगा उस निर्णय को लेकर हम लोग आगे काम करेंगे, और एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन इस समाजवाद की धरती पर हम लोग आयोजन करने की योजना बना रहे हैं। यहाँ से ही हम लोगों ने एक शुरुआत की थी, जिस शुरुआत की गूंज पटना में बैठी सरकारों के कान में गई। जो सरकार के मुखिया कल तक जाति जनगणना के विरोध में थे, उन्हें भी जाति जनगणना के समर्थन में आना पड़ा, और सिर्फ आना ही नहीं पड़ा, जाति जनगणना पर उन्होंने गणना कराकर फैसला लिया, और गणना अपने ही खर्चे से सरकार ने कराई। उसके आंकड़े आए। इस बहुसंख्य आबादी जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, हाशिए की जीवन जी रहे हैं, तन पर अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं है, बीमार हो जाता अच्छी चिकित्सा नहीं है, रोजगार धंधों की बात तो अलग करेंगे, ये आखिर कैसे आएगी? ये जो गैर बराबरी की खाई देश में बढ़ती जा रही है, समाजवाद की धारा लगभग मृत हो गई है। समाजवादियों ने 74 के टाइम में, 65 के टाइम में, उस समय डॉक्टर लोहिया ने, उसके भी पहले जब प्रथम आम चुनाव हुई थी देश में 1952 में, तो डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था, इस गैर बराबरी की खाई को कम करने के लिए सबको मिल के लड़ना पड़ेगा। एक ही चेहरा चमकता रहता है, दूसरी चेहरा मुरझाए क्यों रहते हैं? तो उन सिद्धांतों को लेकर जिस कारवां को हम लोगों ने पिछले दशकों से लगातार, जिस लड़ाई को हम लोग मिल के लड़ रहे हैं, दिल्ली से लेकर यहाँ तक हम लोग पहुँचे, और कई राज्यों के सूबे में हम लोगों ने इस आवाज़ को जगाई, जिसके कारण आज जाति आधारित जनगणना एक ज्वलंत सवाल बन गया नरेंद्र मोदी जी के लिए भी, और विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी जी 2010 में ये भी जाति जनगणना के विरोध में थे, जाति जनगणना के समर्थन में नहीं थे। अगर उस समय इनको ये बात समझ में आ जाती, ये अपनी चौकड़ी चौपाल में जहाँ घिरे हुए थे उससे बाहर होते, तो जो लगभग जनता की गाढ़ी कमाई 5000 करोड़ रुपये जो खर्च कर दी गई और आंकड़े नहीं आए, तो शायद इस देश में आंकड़ा आ गई होती। कांग्रेस का कोई लीडर उस समय चाहता नहीं था कि देश में जाति जनगणना हो, लेकिन आदरणीय परम श्रद्धेय समाजवादी चिंतक, पिछड़ों के पॉलिसी नायक, जो सचमुच भारत का रत्न है, शरद यादव जी के अथक प्रयास के कारण संसद में यह मुद्दा बना, और आज यह देश का मुद्दा बन गया। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय श्री शरद यादव जी को। आज जहाँ होंगे आवाज़ हम लोगों की सुन रहे होंगे। हम तमाम साथी, इसमें कई साथी हैं जो उनसे मिलते रहे। इसी मुजफ्फरपुर में शरद जी आते थे, सबको बुला के बैठाते थे। कई नौजवान साथी हैं, भाई आलोक जी हैं, हमारे नरेश भाई हैं, अजीत भाई बैठे हुए हैं, और भी पीछे कई साथी बैठे हुए हैं। जब वो गुजरते थे अपने संसदीय क्षेत्र से, तो यहाँ जरूर बैठते थे, इसकी चर्चा वो करते थे। तो आज वो खुश होंगे कि फिर से ये कारवां को जगाने की प्रयास की जा रही है। और आज तो माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, हम अब उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम देर से आए। आज आप सबसे अधिक इस विषय पर बोल रहे हैं, भागीदारी के सवाल को आप आज खड़ा कर रहे हैं। जिस सवाल को टीम जनहित दशकों पहले करती आई थी, आज आप जोर शोर से उठा रहे हैं, तो पूरे टीम की तरफ से आपको बधाई। लेकिन आप ईमानदार पहल करेंगे, ऐसा विश्वास आप बनाए रखिएगा। 2010 की पहल फिर से मत कीजिएगा। जब आपको मौका मिले तो जरूर देश में जाति जनगणना कराकर एक सही तस्वीर पेश कीजिए कि भारत में आखिर कौन हाशिए पर रह गया, कौन पिछड़ गया, और इस देश की संसाधन पर किसका कब्जा है। इस देश की सभी संसाधनों पर कौन कुंडली मारकर बैठा हुआ है और कौन हाशिए पर। एक बेहतर पॉलिसी के निर्धारण के लिए
जाति आधारित जनगणना बेहद जरूरी सवाल है। उस सवाल को हम तमाम साथी, समाजवादी साथी यहाँ मिलकर फिर से उठाने आए हैं और फिर से इसको जगाएंगे। यह मुजफ्फरपुर की समाजवादी धरती जाति जनगणना अभियान का केंद्र रहा है। जातिगत जनगणना के पक्ष में आप हैं या फिर इसके विपक्ष में हैं? चूँकि सत्ता दल के लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी, तो ऐसे में किस प्रकार से देखा जाए कि जातिगत जनगणना से कितने लोगों को फायदा मिल रहा है? यह मुल्क जातियों में बटा हुआ मुल्क है और जातियों की स्थिति के सही आंकड़े के लिए कोई आकलन करने के लिए कोई तथ्य आज भारत सरकार के पास नहीं है। आज भी भारत सरकार 1931 के जो लास्ट जनगणना आज़ादी के पहले हुई थी, उसी आंकड़ों को आधार मानकर तमाम तरह की इस बड़े वर्ग के लिए नीतियों का निर्धारण करती है, जिसके कारण एक बेहतर बजट नहीं मिल पाता। इस देश के संसाधनों के साथ साथ जो संसद का जो बजट है इस देश में, उसमें इस वर्ग की कहीं हिस्सेदारी नहीं है। तो जब तक बजट नहीं मिलेगा हमें जनसंख्या के अनुपात में, कहाँ लगाना है, कहाँ खर्च करना है, किस तरह की नीतियों की निर्धारण करनी है, नीतियों को बनाने के लिए, एक बेहतर नीति के निर्धारण के लिए सरकार को, जिस तरह से आज हम सब साथी यहाँ चौपाल लगाकर बैठे हुए हैं, एक आम सभा कर रहे हैं, ये पॉलिसी निर्धारकों को भी भारत के कम से कम सैकड़ों गाँव में जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वहाँ की रहन सहन क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, गाँव में नाली की ज़रूरत है कि स्कूल की ज़रूरत है कि पुस्तकालय की ज़रूरत है, किस तरह की ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको नीतियाँ उसके लिए अनुकूल कैसे बने, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और ये नीतियाँ तब बनती है जब सरकार के पास या नीति पॉलिसी निर्धारकों के पास एक बेहतर आंकड़े होते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस आंकड़े को लगभग 90 साल से अधिक हो गया, 90 साल में इस देश की फिजा बदली, लोगों का जीवन शैली बदला, रहन सहन बदला, खान पान बदला, सोच बदली, और हम आज 1931 के आंकड़े के आधार पर इस देश की बहुसंख्यक आबादी का भविष्य तय कर रहे हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? सिर्फ वोट चाहिए इनका, इनके वोट पर आपकी शासन चलती है, आपकी सरकार बनती है। आपको विचार करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हम तमाम मीडिया भाइयों के माध्यम के उनके प्लेटफॉर्म से ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ मोदी जी तक कि आप तो जनगणना के पक्षधर थे जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे। आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, शरद जी उन दिनों एनडीए कन्वेनर थे, सब लोगों का समर्थन था, संसद में आपका समर्थन था। आज आपको क्या हो गया? आप आज बोलने से क्यों चुप हो रहे हैं? आप मंत्रियों से बुलवाते हैं, कोई मंत्री आपका कहता है जाति जनगणना नहीं होगी। आपने तो समान जनगणना रोक रखा है, कोविड का बहाना बनाया, कोविड खत्म हो गई, सारे चुनाव प्रचार चल रहे हैं, लाखों लाख की भीड़ अभी आप यहाँ बगल में करके झंझारपुर में आप गए, दरभंगा में, मधुबनी में आप इसके पहले भी आए, लगातार देश भर में आप घूम रहे हैं। और जो जनगणना हर 10 वर्ष में सामान्य जनगणना होती थी, उसको भी आपने नहीं किया, रोक के रखा। आप जाति जनगणना से इस मुल्क को नहीं रोक सकते हैं। अब इस मुल्क का बहुसंख्यक आबादी धीरे धीरे जग रहा है, अपने अधिकार को की मांग कर रहा है, और जनगणना कराइए और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में इस देश के संसाधनों पर उचित हिस्सेदारी दीजिए और गैर बराबरी की खाई को ख़त्म कीजिए। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। एक ऐसा पॉलिसी बनाइए कि इस देश से गैर बराबरी खत्म हो। इस देश में हर वर्ग के, हर जाति के बच्चों को, हर वर्ग के लोगों को उसके जीवन शैली में गुणात्मक सुधार आए, एक बेहतर शिक्षा नीति बने, एक बेहतर स्वास्थ्य नीति बने। इसके लिए आपको जाति जनगणना करानी होगी। आज यानी आप लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हम लोग एक आम सभा करके एक फैसला लेने जा रहे हैं कि हम लोग आगे की रणनीति किस तरह से क्या प्लान करेंगे, और उस विषय पर समय समय पर आपको हम लोग अवगत कराते रहेंगे। चलिए, परिचय दे दिए। राज नारायण, राष्ट्रीय संयोजक जनहित अभियान।